निरपेक्ष प्रयास और अर्थशास्त्र यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डायनेमिक कोऑपरेशन किताब के जो पहला भाग है, परिचय, इंट्रोडक्शन, और जो बेसिक इंस्टिंक्ट हमारी मूलभूत भावना, मूलभूत मानव स्वभाव की प्रकृति, प्रवृत्ति, इसकी चर्चा हम पिछले सत्रों में काफ़ी विस्तार से कर चुके हैं। अब हम इन दो भावनाओं के बीच का संतुलन और उसके जो आर्थिक पहलू हैं, जो आर्थिक पक्ष है, उसके बारे में चर्चा इस सत्र से प्रारंभ करेंगे। इसे किताब में अलग अलग पैराग्राफ में समझाया गया है, और पहले पैराग्राफ में वही बात जहां से हमने अपनी चर्चा छोड़ी थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कलेक्टिव यानी एक सामुदायिक प्रयास है। एक व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, मगर अगर दूसरे व्यक्ति का साथ ना हो तो सहयोग के बिना एक समूह बनाकर, ये दो व्यक्ति से तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से जो है ना समूह, एक जो उसका क्रमिक विकास हुआ है, और आज की तारीख में जो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कितना विशाल हो चुका है। यानी हमारे देश की जनसंख्या 1,40,40,00,000,000 पहुंच गई है। इतना विशाल जनसमूह हमारे देश का है, और जहां ग्लोबलाइजेशन की या वैश्वीकरण की बात हो रही है तो ये संख्या और अधिक विशाल हो जाती है। तो सभी लोग, पूरी विश्व की पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना योगदान कर रही है। और जैसा हम जानते हैं कि प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग मेंटल और फिजिकल यानी बौद्धिक क्षमता और जो शारीरिक क्षमता है उसमें भिन्नता रखी है। एक जैसा हर इंसान नहीं है, और इसी भिन्नता के कारण जो इनइक्वलिटी या असमानता पैदा होती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिवॉर्ड सिस्टम होता है। यानी अगर आप कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता इस पूरे समूह में क्या है, उसके हिसाब से आपका रिवॉर्ड सिस्टम बनाया जाता है। और इसके कारण जो है भिन्नता पैदा होती है, क्योंकि कोई बहुत अधिक
प्रोडक्टिव होता है, अर्थात वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो वो उसकी इनकम जो है ज़्यादा होती है। कुछ लोग कम बुद्धि वाले होते हैं तो वो कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। कुछ लोग बुद्धिहीन होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हम कोशिश करते हैं कि हर वर्ग का हर व्यक्ति प्रोडक्टिव बने, और ये प्रोडक्टिव बनाने की प्रक्रिया में हम उसको शिक्षित करते हैं, एजुकेट करते हैं। जितना अधिक हम अपनी शिक्षा का विकास करेंगे, उसकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं। कुछ तो नेचर अपनी तरफ से जो भिन्नता रखेगी वो तो अंतर्निहित है, प्रकृति के नियमों को तो बदला नहीं जा सकता, मगर जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसी है, जो हमारी ट्रेनिंग की पॉलिसी है, उसमें अगर कुछ बदलाव किया जाए, कुछ उसमें जो है ना पार्टिसिपेशन का लेवल जो है बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो है ना, जो कैरिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, अगर उसमें हर वर्ग के हर तरह के बौद्धिक क्षमता वाले मनुष्यों को अगर साइंटिफिक तरीके से अगर उनको ट्रेन किया जाए, शिक्षित किया जाए, तो उनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और यही हमारा जो है ना, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसका सबसे पहला दायित्व यही होता है कि समाज के हर वर्ग को शिक्षित करे, उसको ट्रेन करे, और उसे अगर वो अनस्किल्ड है तो उसको स्किल्ड बनाए, स्किल्ड को और अधिक ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके उसे और अधिक जो है ना प्रोडक्टिव बनाया जाए, जिससे वो उसका जो रिवॉर्ड जो है वो बढ़ाया जा सके। तो ये प्रक्रिया अनवरत होती है, मगर असमानता तो मनुष्य में बनी रहेगी। कुछ प्राकृतिक है और कुछ हमारे जो वर्तमान परिदृश्य है उसका भी परिणाम है। जैसे हम कहते हैं कि एक धनवान व्यक्ति ने अगर धन संचय कर लिया है तो उसकी संतानें उसका सुख भोगती हैं, उनको उन्नति के अवसर रेडीमेड मिल जाते हैं या ना बने बनाए। उनको जो है ना एक व्यवसाय मिल जाता है, एक कंपनी मिल जाती है, उसका कंट्रोल उनको, जो एक नेचुरल प्रोसेस है कि पिता के बाद में पुत्र को संपत्ति का ट्रांसफ़र होता है, तो उनके पास में यानी एक धनी व्यक्ति के पुत्र को आर्थिक विकास में योगदान के बहुत अधिक अवसर मिल जाते हैं, और एक निर्धन व्यक्ति को उस स्तर तक पहुंचने में बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। मध्यम वर्ग को थोड़ा कम, और जो उच्च मध्यम वर्ग है उसको और कम, और जो धनवान हैं उनके वो तो इनइक्वालिटी के कारण जो है ना, आर्थिक जो संरचना है उसके कारण उनको सबसे अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। मगर ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति की संतान
इस योग्य हो कि वो अपनी जो भी विरासत उसको मिली है वो उसको संभाल सके, उसको मैनेज कर सके। और इस कारण जो है एक पीढ़ी बाद, दो पीढ़ी बाद, तीन पीढ़ी बाद ये जो लेगेसी होती है, जो हेरिटेज होती है, जो एक पिता अपने पुत्र को देता है, ये जो चेन है ये धीरे धीरे कम हो जाती है। और फिर क्योंकि टाइम इज़ द बेस्ट लेवलर, काल में ये एक विशेष गुण होता है कि वो समानता पैदा कर ही देता है, किसी भी तरह से करे। क्योंकि लाइफ एंड डेथ का जो प्रोसेस है वो चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, सबको इस प्रक्रिया में एक समान प्रकृति व्यवहार करती है। इसीलिए मैंने इस किताब में लिखा है कि कोऑपरेशन चाहे म्यूट हो चाहे वोकल हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, किसी भी तरह से कोऑपरेशन की इंस्टिंक्ट जो है वो काम करेगी ही। यानी एक बहुत निर्धन व्यक्ति है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में छोटा सा ही, मगर उसका योगदान भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और एक धनवान व्यक्ति जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोनों की आर्थिक यानी रिवॉर्ड पाने की क्षमताओं में चाहे भले विकास, मगर जो दो प्रक्रिया हैं कंजम्पशन का और प्रोडक्शन का, इसमें कंजम्पशन भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक निर्धन व्यक्ति चाहे भले उसका भोजन उतना गुणवत्तापूर्ण नहीं हो, उतना टेस्टी नहीं हो, उतना हेल्दी नहीं हो, मगर उसका जो आहार की मात्रा है वो एक धनवान व्यक्ति जितना खाता है, क्योंकि उसका पेट और इसका निर्धन व्यक्ति का पेट में कोई उसकी क्षमता में फ़र्क थोड़ी है, बल्कि क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करता है तो वो ज़्यादा खाता है। और धनवान व्यक्ति के साथ में तो बहुत सारी जो है ना समस्याएं रहती हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि उनकी दिनचर्या जो है ना विलासितापूर्ण, कंफर्टेबल होने के कारण वो यानी आप कह सकते हैं कि अमीर व्यक्ति के बच्चे जो है ना ज़्यादा फैटी होते हैं, इसलिए जो उन्नत समृद्ध अर्थव्यवस्था है वहाँ ये प्रॉब्लम है कि वहाँ बच्चे जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना उनका वज़न जो है ना बढ़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उच्च वर्ग है उसका पेट जो है ना बाहर निकल जाता है, और एक निर्धन व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो एक लेबर है, फिजिकल एक्टिविटी जाता है, उसकी कमर पतली रहती है। और पतली कमर होने के कारण वो ज़्यादा हेल्दी होता है। और कमर मोटी यानी पेट निकला हुआ अगर किसी व्यक्ति का है तो ये हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये अच्छी हेल्थ का प्रतीक नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि कंजम्पशन के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, और कंजम्पशन करने की जो क्षमता है वो दोनों की एक समान है। ये बात अलग है कि निर्धन व्यक्ति कम कंजम्पशन करता है क्योंकि उसके पास में इनकम नहीं होती। अगर वो चाहे भी
तो हर साल 4 शर्ट या पैंट नहीं बनवा सकता, और जो जिसके पास पैसा है वो हर महीने जो है ना एक शर्ट और एक पैंट बना सकता है। मगर नेचर का कुछ ऐसा सिद्धांत है, कुछ ऐसा नियम है कि एक बार में आप एक शर्ट ही पहन सकते हैं। अगर आपके पास में 1000 शर्ट भी हो जाएं तो क्या एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप शर्ट पहन के जो है ना घूम सकते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे भले आपके पास में कितना भी पैसा हो, आपके पास में कितनी भी अधिक डिस्पोजेबल इनकम हो, यानी आपके पास में क्रय शक्ति हो, मगर आप कंज्यूम उतना ही कर सकते हैं जितनी आपकी आर्थिक, आपकी जो है ना शारीरिक जो क्षमता है, उससे ज़्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसके कारण एक नेचर ने ऐसा नियम बना के रखा है कि कंजम्पशन के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता और प्रोडक्शन के बिना कंजम्पशन नहीं हो सकता। मगर प्रोडक्शन का काम जो है ना, उसके लिए बौद्धिक क्षमता लगती है। रिवार्ड सिस्टम जो है ना बौद्धिक क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। इस कारण जो है, जो इनइक्वालिटी पैदा होती है, वो हमारे आर्थिक विकास को, अगर ये असंतुलन होगा, इनइक्वालिटी होगी, तभी तो आर्थिक विकास बढ़ेगा। यानी मार्केट जब तक बढ़ेगा नहीं, और मार्केट बढ़ने की पहली शर्त ये है कि कंजम्पशन बढ़े, अर्थात जो जिनके पास में कम डिस्पोजेबल इनकम है, अगर उनकी क्रय शक्ति को नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो खरीदेंगे कैसे? तो हमारे जो आर्थिक संरचना है, इसमें हर वर्ग को, हर सेक्टर को अपना एक योगदान देना पड़ता है। तो आर्थिक विकास को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें जो एजुकेशन है, जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो जिन तक जो है ना आपका विकास के अवसर नहीं पहुंचते हैं, उन तक आर्थिक विकास की अपॉर्चुनिटी या उनको विकास के अवसरों को एक क्रमबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए, ये सब प्रयास उनको, शासन को जो है ना, जो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर हैं, इन सबको मिल के ये कलेक्टिव इंडेवर है, क्योंकि ये सामुदायिक प्रयास है। इसलिए हर वर्ग को, हर तरह की हमारी जो समाज में की जाने वाली एक्टिविटी हैं, उन सबको मिलके एक आर्थिक संरचना, जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, उसमें अपना योगदान देना पड़ता है। इन्हें कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पॉलिटिक्स नहीं है, अगर राजनीति नहीं है, तो लीडर कैसे बनेंगे? हमको उस दिशा की ओर ले जाने में, अब चाहे लीडरशिप भले कितनी पथभ्रष्ट हो, कुछ भी हो, मगर चाहिए तो सही ना। प्रजातंत्र में यही एक कहते हैं कि एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है कि अगर आपके पास अच्छे लीडर नहीं हैं
और अच्छे लीडर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर जनता जागरूक नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसका पॉलिटिकल जो राजनेता जो है ना, इसका फ़ायदा उठाते हैं। और जो जिसे कहते हैं कि बहुत सारी बुराइयां जो है ना, करप्शन है, ये है वो है, अब उनकी विस्तृत चर्चा करने का कोई यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि आप रोज़ इसके बारे में जो है ना अपने सूचना तंत्र में इसकी सूचना प्राप्त करते रहते हैं। तो पहले पैराग्राफ का जो है ना, जो मूल भावना वो यही है कि कलेक्टिव एक्टिविटी तो है, और हर व्यक्ति, चाहे वो धनवान हो चाहे वो निर्धन हो, वो इसमें अपना योगदान तो देता है, और उस योगदान को रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब से उसके अनुसार उसको क्रय शक्ति देने का, समान क्रय शक्ति तो नहीं हो सकती, मगर क्योंकि कंजम्पशन इज़ ए बिग लेवलर, जो टाइम इज़ ए बिग लेवलर, वो एक समानता पैदा करता ही है। तो इस कारण जो है, जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, इसमें गतिशीलता जो है ना पैदा करने की, जिसे हम कहते हैं कि पेस ऑफ, वही रेट ऑफ ग्रोथ वगैरह, ये जितने भी अर्थशास्त्र के जो प्रिंसिपल हैं, वो सब अगर उनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो आप यही पाएंगे कि जब तक एक देश में हर व्यक्ति अपना योगदान नहीं देता, तो उसकी विकास की गति जो है वो कम रहती है। और जहाँ पे ऐसा नहीं होता और सबको जो है ना एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको आर्थिक विकास में अपना योगदान देने की संभावना बनी रहती है या बढ़ाई जाती है, वहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ वो अधिक होती है, अधिक की जा सकती है। अब हम जो अगला जो सेकंड पैराग्राफ है, उसके कुछ बिंदुओं को अपनी चर्चा का विषय बनाते हैं कि वैसे इसके बारे में जो है ना पहले भी जो है ना मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इसी कारण बनी, और अलग अलग आइडियोलॉजी ने, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने अपने लक्ष्य अलग अलग तरह से निर्धारित किए, और इनमें टकराव होने के कारण आज जो हम अपना आर्थिक विकास का एक, चाहे वो एक राष्ट्र के स्तर पर हो और चाहे वो देश, एक देश का अपने पड़ोसी देश का साथ जो है एक रिलेशनशिप हो, और चाहे हम ग्लोबल विलेज की बात करें, तो इस विलेज में रहने वाले लोगों को आपस में क्या वो एक विलेज की भावना से काम कर रहे हैं, या एक दूसरे के साथ में जिसे कहते हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे है, निर्भर करता है। यानी एक देश में भी दो राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं। अगर ऐसा है तो कभी प्रजातंत्र में कभी एक पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जो है बहुमत आ जाएगा। तो अगर हर 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर विकास का, आर्थिक विकास का परिदृश्य जो पॉलिसी के लेवल पे अगर
बदलता रहेगा तो जो पहली गवर्नमेंट ने किया है वो दूसरी गवर्नमेंट आके उसको या तो नलीफाई कर देगी या अपने नए खेल के नियम जो है वो लागू कर देगी। और ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हुआ है, ये जो समृद्ध देश हैं, चाहे समृद्ध के सबसे पहले प्रतीक की बात करें तो वहाँ भी कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी है। दोनों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो एक जैसी नहीं हैं। एक उदार नीतियों की वकालत करता है और दूसरा जो है थोड़ा स्टेट के या शासन के कंट्रोल को, उसके अनुशासन को अधिक प्रभावी तरीके से आर्थिक विकास के परिदृश्य को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। यानी वहाँ पर शासन का कंट्रोल ज़्यादा रखा जाता है लेबर पार्टी में। उनका ऐसा विचार है, उनकी ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो थोड़ा उदारवादी रहते हैं, वो ओपन मार्केट सिस्टम की वो ज़्यादा वकालत करते हैं। और यही बात जो सबसे समृद्ध या सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वहाँ भी रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दो बड़े, इन्हें वहाँ पे कोई तीसरा राजनीतिक दल नहीं है। इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रपति वहाँ बनते हैं। और वहाँ पे अलग अलग प्रांतों में भी जो है ना, जो डेमोक्रेट कभी रूल करते हैं, कभी रिपब्लिकन रूल करते हैं। बहुत अधिक नीति में परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता, मगर कुछ हद तक वहाँ का प्रेसिडेंट जो होता है वो उस देश की आर्थिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से निर्धारित करता है। और उसके हिसाब से, जैसे हम कहते हैं कि हमारे अमेरिका के साथ में संबंध जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग तरह से प्रभावी रहे हैं। यानी कभी हम अमेरिका के साथ में ज़्यादा नज़दीक रहे, कभी वहाँ की उसके इन्फ्लुएंस से जो है ना अपने आप को बचाने का हमने प्रयास किया। और कई बार जो है ना हमने उनकी नीतियों का विरोध किया। यानी कि दोनों देशों के बीच जो है ना खटास भी पैदा हो गई, जो बिटरनेस भी आ गई। तो ये सब इंटरनेशनल विलेज में, चाहे आप उसे ग्लोबल विलेज कह लें, वैश्वीकरण कह लें, मगर ऐसा विश्व जिसमें एक देश दूसरे देश के बराबरी का दर्जा नहीं दे सकता, उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका या समृद्ध देश एक गरीब देश की अर्थव्यवस्था को इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं देते, अगर वो, जैसे हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज देने के लिए या देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, ये हमने क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, हम आपको फ्री फंड में नहीं दे सकते। यहाँ तक कि उदाहरण दे सकते हैं कि अभी हमने कोविड महामारी का जो एक रौद्र रूप जो है ना हर देश में देखा, तो जो फार्मा कंपनीज थी, जिनके पास में कैपिटल थी रिसर्च की, उनकी पास जो है ना सुविधा थी, उन्होंने वैक्सीन बना ली, मगर उसका एक मूल्य तय कर दिया कि इससे कम पे हम आपको नहीं देंगे।
उसका उद्देश्य ये था कि वैक्सीन की मार्केटिंग उनके हाथ में रहे और वो अधिक से अधिक अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके। उसका लॉजिक उनका लॉजिक उनकी जगह पर है, मगर मानवीय स्तर पर देखा जाए कि अगर एक गरीब व्यक्ति उसको क्रय नहीं कर सकता, अगर एक गरीब देश अगर उसको अपनी जनता को उसका वैक्सीनेशन नहीं कर सकता, और एक समृद्ध देश जो है उसके फार्मूला को शेयर नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है, तो अब इसे आप किस तरह से न्याय संगत मानेंगे? क्या ये एक ग्लोबल विलेज जिसे हम कह रहे हैं, चाहे भले लाख WTO हो, कोई भी पेटेंट का नियम हो, कोई भी इस तरह से अगर रिस्ट्रिक्शन लगेगा नॉलेज के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एक समान विकास की प्रक्रिया कैसी हो सकती है? टकराव बढ़ेगा, खटास बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक रिस्ट्रिक्टिव आर्थिक विकास की संभावना आज विश्व स्तर पर जो है महसूस की जा रही है। जो जिनके इतने साधन संपन्न देश नहीं हैं, जिसे हम कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो अफ्रीका में हो चाहे किसी भी जगह हो, मगर ये न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था आज के आर्थिक परिदृश्य में भी नहीं है। और जब मैंने ये किताब लिखी थी, यानी कि 1990 में, आपने देखा होगा कि इसका प्रकाशन हुआ था, तब भी जो आर्थिक विकास का परिदृश्य था वो आज जो परिदृश्य है, आज जो सिनेरियो है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। लगभग वही समस्याएं जो पहले थी वो आज हैं, और आज भी जो है, जो इस आर्थिक विकास के पहले जो दुष्परिणाम थे वो आज भी महसूस किए जा रहे हैं। आज वो दुष्परिणाम जो है ना, ये कह सकते हैं कि जैसे कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, जलवायु परिवर्तन की जो चिंता थी, वो उस समय जिस समय मैंने किताब लिखी उस समय उतनी नहीं थी, मगर आज हम जब देख रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, अपना रौद्र रूप दिखा रही है, और जो आर्थिक विकास हमने किया, यानी किस तरह से हमने अपने शहर यानी अर्बनाइजेशन से लेके हर तरह के जो प्रयास किए थे पहले अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उसके दुष्परिणाम जो है क्या हुए हैं, किस तरह से हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अपनी माइनिंग सेक्टर को बिना सोचे समझे हमने आगे बढ़ाया, नेचुरल रिसोर्सेज का हमने एक्सप्लॉयटेशन किया, और उसके कारण जो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया पहले चालू हुई थी, यानी सैकड़ों साल पहले जो चालू हुई थी, उसके दुष्परिणाम आज की पीढ़ी भुगत रही है, सफ़र कर रही है। उसकी कॉस्ट जो है ना, आज हमारे आर्थिक विकास में इसके लिए प्रोविज़न करना पड़ता है कि किस तरह से जो है ना हम प्रकृति के इस प्रकोप से अपने देश को सुरक्षित करें। मगर ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये किसी एक राष्ट्र की प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि वैश्विक स्तर पर अगर सहयोग की भावना नहीं है, अगर
कंसर्न फॉर डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है, नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्विटेबल नहीं है, तो उनको ये टेक्नोलॉजीज कैसे मिलेगी? जिनके पास में वो सफ़र तो उतना ही कर रहे हैं, यानी उनका आर्थिक विकास भी उतना ही बाधित हो रहा है, मगर उनके पास में अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, यानी अल्टरनेटिव अगर इसको क्या हो सकते हैं, अगर इसकी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, वो नॉलेज शेयर नहीं करेंगे और आप उसको रिस्ट्रिक्टिव रखेंगे अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसके दुष्परिणाम जो होंगे वो हम देख ही रहे हैं। आज अलग अलग देश जो हैं, इसी हर देश इसी समस्या से तो उलझ रहा है, मगर एक कॉमन थ्रेट जो सबकी है, उसका सामना करने के लिए एक समुदाय को या कोऑपरेशन की जो मूल भावना है उसको संगठित करने का कोई प्रयास, इन्हें प्रभावी प्रयास, बातें कर लेने से, लीडर्स के बीच में नेगोशिएशन हो जाने से या सेमिनार ऑर्गेनाइज करने से, चर्चा कर लेने से, ये एक अलग बात है, मगर एक एक्शन प्लान जैसे कहते हैं सहयोग का, कि किन किन जगहों पे हमको क्या क्या कैसे और किस उद्देश्य से हमें कोऑपरेशन करना है, इसकी रूपरेखा, इसका ब्लूप्रिंट जो है, ये बनाए बिना हम एक राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वैश्विक स्तर पर हो, ये संभावना एक ना एक दिन बनेगी तो सही, मगर उसमें अगर, जैसे मैंने पिछले सत्र में भी कहा, कि रिएक्शन टाइम जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस रिएक्शन टाइम को अगर हम 5G टेक्नोलॉजी ले आए, ये विज्ञान का जो है चमत्कार कह लीजिए, कि एक नई अपॉर्चुनिटी जो है ना मानव सभ्यता को मिली, मगर अगर 5G टेक्नोलॉजी को हम शेयर नहीं करेंगे, अगर हम इसको सबको उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो असमानता जो आज है, जो इनइक्वलिटी आज है, वो कैसे दूर की जाएगी? कहने का तात्पर्य ये है कि जो पोलराइजेशन की जो प्रक्रिया पहले चालू हुई थी, यानी एक तरफ कोऑपरेशन है और दूसरी तरफ कंपटीशन है, तो कंपटीशन को तो जो है ना हमने एक मूर्त रूप दे दिया, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का रूप दे दिया। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया और उस कंपनी के स्ट्रक्चर को हमने कॉम्पिटिटिव फोर्स को तो एक अवसर दे दिया। अब आप जानते हैं कि एक कंपनी जो होती है वो एक छोटे से शेयर होल्डर्स के एक समूह होता है, और उस समूह को जो एक प्रमोटर होता है या जिसने कंपनी बनाई वो कंट्रोल करता है। तो एक व्यक्ति ने एक समूह बनाकर शेयर होल्डर्स का कैपिटल का संग्रह भी कर लिया, वेल्थ का संग्रह भी कर लिया। आज हम देख रहे हैं कि जो जिनके पास में इसकी जो बौद्धिक चातुर्य कहते हैं, कि जिनकी बौद्धिक क्षमता थी, वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या है? ये कंपनी है, कंपनी का स्ट्रक्चर है। इनके जो मालिक हैं, जो इनको कंट्रोल करते, चाहे वो बेजोस हों या एलन मस्क हों
या हमारे यहाँ अंबानी और अडानी ग्रुप हों, इनकी संपत्ति कितनी है और क्या हम एक उसकी तुलना एक साधारण इंसान के साथ में, एक साधारण ह्यूमन बीइंग के साथ में कर सकते हैं? ये लगभग असंभव सी असमानताएं हमने अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बना ली हैं। और ठीक है, जिसके पास में जो है वो अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है, मगर अगर इतना अधिक असमानता होगी तो आगे जाके क्या इनके बीच टकराव नहीं बढ़ेगा? क्या पॉलिटिकल नई आइडियोलॉजीज नहीं आएंगी? अर्थात कॉम्पिटिटिव फोर्सेस वर्सेस एक म्यूट कोऑपरेटिव फोर्सेस के बीच में टकराव नहीं बढ़ जाएगा? जबकि होना उल्टा चाहिए कि कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को रेगुलेट करने का जो कोऑपरेटिव फोर्सेस के ऊपर दायित्व है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इसी तरह से अगर बढ़ती गई तो इसको अनुशासित कौन करेगा? हमारी जो मूल भावना है वही तो उसका सामना करने का जो क्षमता है, वो हमारी मूल भावना जो सहयोग की है वही उस भावना, कंपटीशन की भावना को रेगुलेट कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी मानव स्वभाव की, हमने एक इंस्टिंक्ट को तो ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे दिया है, मगर दूसरी इंस्टिंक्ट को वो ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइज होने का हमने कोई विकल्प सामने आज तक नहीं रखा। आज के सत्र का जो प्रमुख उद्देश्य आपको सामने है कि अगर ये विकल्प सामने नहीं रखा जाएगा तो सामुदायिक जो बेसिक इंस्टिंक्ट है कोऑपरेशन की हमारी, उसको मूर्त रूप अगर नहीं दिया गया, उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में अगर नहीं हमने कंज्यूमर्स को हमने एकत्र किया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया, तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस अपना जो तांडव नृत्य कहते हैं, जिसे भस्मासुर होता है, एक सिर्फ काल्पनिक चरित्र है ये, कि अगर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इसी तरह से भस्मासुर के जैसे जिसके ऊपर हाथ रखा वो जल के खाक हो जाता था, तो एक ना एक दिन जो है ना उसे अपने सिर के ऊपर ही हाथ रखना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था आएगी जब भस्मासुर को अपने सिर के ऊपर हाथ में रखना पड़ेगा, और ऐसी व्यवस्था बहुत लंबे समय के लिए स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मानव स्वभाव की मूल भावना की उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती। दोनों मूल भावनाओं को एक जैसा अवसर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में देने का, जैसा मैंने कहा कि एक ब्लूप्रिंट सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए, उसको इस लायक बनाने के लिए कि वो कंपटीशन की फोर्सेस को डायरेक्ट कर सके, रेगुलेट कर सके, अनुशासित कर सके, डिसिप्लिन कर सके, हमें उसको, उसके अवसर को तलाशना पड़ेगा। तो इस सत्र में क्योंकि काफ़ी अधिक लंबी चर्चा हो चुकी है, तो इसका समापन कर रहे हैं, और अगले सत्र तक मैं आपको इसी
प्रार्थना के साथ में, इसी रिक्वेस्ट के साथ में कि naveenprayas.com पर जाकर आप डायनेमिक कोऑपरेशन के ये जो मैंने 2 पैराग्राफ जो है ना आपसे चर्चा की, उसको एक दृष्टिपात कर लीजिए, उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर लीजिए और हो सके तो अपना कमेंट, आपकी, अगर आप सहमत हैं, अगर आप असहमत हैं तो असहमत और सहमति के जो स्वर हैं वो मुखर एक्सप्रेसिव होने चाहिए। और इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।